लास्ट में आई 1857 की क्रांति जो हमने पढ़ा था उसमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। देखो 1857 की क्रांति का फेल होने का रीजन आप लोग को पता ही है। क्या था उसमें? नेतृत्व का अभाव, संसाधन का अभाव, गोलाबार की कमी, तकनीकी की कमी, है ना? कोई ढंग से, हाँ जी, बंद कर दो उसको, बंद कर दो। तुम इतना आगे क्या किया रे इसको? भूल जाता उसमें जाकर के, इसीलिए। चलो अच्छा लग रहा है शांति। इधर आइए। इसमें सिंधिया परिवार का खुलकर अंग्रेजों का साथ देना। जब 1857 की क्रांति 1858 आते आते समाप्त हो गया, तब 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी का क्या आया? पत्र आया, घोषणा पत्र आया। घोषणा पत्र आया, उसमें से मंथन किया गया इन भारतीयों को आखिर में ऐसा किया क्यों, आखिर में ऐसा किया क्यों, क्या वैसा रीजन था जिसके चलते एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। और यह विद्रोह इतना बड़ा था कि हमें इतने बड़े सामाजिक परिवर्तन लाने को चेंजिंग पे मजबूर कर रहा। तो जब मंथन हुआ तो मंथन में पता चला कि देखो बहुत से चीजें था। बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भाव बढ़ रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ना, कुछ ज्यादा भाव बढ़ गया था, जिसके कारण जमींदारों की भाव बढ़ गई थी। तो उसने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करो। तो घोषणा पत्र के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया गया। उसमें यह कहा गया कि इसमें और देखा कि नए नए जो भी राज्य कब्जा कर रहे हैं, जैसे झांसी से झांसी की रानी क्यों उठी थी? क्योंकि वो उस पे हड़प नीति के तहत झांसी को हड़पना चाह रहा था। हड़पना मतलब कब्जा करना। क्या नाम है, अवध को कब्जा कर लिया था कुशासन का आरोप लगा करके। तो घोषणा पत्र के जरिए ये कहा गया कि अब अंग्रेज किसी भी नए जमीन को कब्जा नहीं करेगा। आखिर हालांकि 1857 की क्रांति का जिम्मेदार कौन था? डलहौजी। अथुरा कौन गया? कैनिंग। ठीक है। तो घोषणा पत्र आया 1857 की जब क्रांति हो रही थी, तो उस समय आनन फानन में तात्कालिक राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? इलाहाबाद को। जो हम बोल रहे हैं बउआ, हर एक लाइन एक सवाल पूछा हुआ है, ध्यान से सुनना। तो जब महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र आया तो उसको इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। पूछा गया था कि महारानी की विक्टोरिया की घोषणा पत्र कब पढ़ी गई थी? 1 नवंबर 1858 को। कहां? इलाहाबाद में। किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग पढ़ा था और उसने कहा, उसमें लिखा था कि आज से जितने भी क्या नाम है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की रद्द कर दिया जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर रहा है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बड़ा अफसर कौन होता है? गवर्नर जनरल। तो आज से गवर्नर जनरल का पद समाप्त होता है और मैं लॉर्ड कैनिंग का आज कोई गवर्नर जनरल का हमारा पावर नहीं रहेगा। आज से हम क्या बनेंगे? चमचा। क्या बनेंगे? यू नो चमचा, खाने वाला चमचा नहीं। हाँ, कहा कि हम लॉर्ड कैनिंग क्या नाम है गवर्नर जनरल का पद हटा करके उसे डिमोशन कर दिया जाता है और उसका नाम दिया गया वाइसराय। क्या नाम दिया गया? हालांकि वाइसराय राष्ट्रपति के बराबर पावर होता था। जो भी राष्ट्रपति भवन है रायसीना की पहाड़ी पे, वो वाइसराय के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो लेकिन गवर्नर जनरल उससे ऊंचा पद होता था, तो वो हटा दिया गया और कौन सी पद लाया गया? वाइसराय की पद। तो क्या बोला? तो उसने कहा महारानी विक्टोरिया ने कि चट्टा तुम्हारे कारण ही क्या हुआ? 1857 क्रांति तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे समय में। अब जैसे मान लो मोदी जी कोई कांड करके चले जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको नया प्रधानमंत्री बनेगा, अब आने वाला जनता का आक्रोश भड़क जाएगा, तो थुरा कौन जाएगा? वो आदमी। गलती किसका था? डलहौजी का। उस 17 हड़प नीति कौन लाया था? डलहौजी। पेंशन बंद किसने किया था? डलहौजी। ठीक है। अब
वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा कौन दिया था? डलहौजी। रेल डाक सेवा सब कौन चलाया था? डलहौजी। कहीं नहीं हुआ तो 6 महीना पहले ये किया था, अब थोड़ा आ गया सोच रहा हूं। लेकिन घोषणा पत्र के बाद प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन कहा कि एक बात बताओ, वायसराय बना रहे हैं तो वायसराय को हैंडल करने वाला कोई होना चाहिए। तो हैंडल करने के लिए कहा रहा है वायसराय की रिपोर्ट कौन देखेगा? तो वायसराय की रिपोर्ट जो देखेगा वो ब्रिटेन का एक मंत्री होगा। कौन होगा? एक मंत्री होगा। जो ब्रिटेन का मंत्री भारत में बैठेगा उसे राज्य सचिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? राज्य सचिव। सबसे प्रसिद्ध राज्य सचिव का नाम आएगा बर्केनहेड, जो मोतीलाल नेहरू को लताड़ा था। अभी आगे मिलेगा, बहुत आगे। ठीक है, तो राज्य सचिव, अगर कुछ उच्च नीच काम करेगा वायसराय चमचा, तो कौन देखेगा? राज्य सचिव। राज्य सचिव का संपर्क सीधे किससे होगा? ब्रिटेन से होगा, ब्रिटिश क्राउन से होगा। ठीक है, और वो सब देख रेख करेगा। हाथ नीचे करो, हमें पता है। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन से होगा। उसके बाद अगर वो गलती किया तो कौन आएगा? महारानी। ऑर्डर कहां से दिए जाएंगे? ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये चीजें हुई। इसे इस मंथन करने के लिए जिस आयोग की गठन हुई थी उस आयोग का नाम क्या था? पील आयोग। क्या बोलते हैं बउआ? पील आयोग। ध्यान रखना, पील आयोग। पील आयोग ने ही ये पत्र भेजा था और ये सारी बातें कही थी। ये एग्जाम पीसीएस में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के बाद किस आयोग की गठन की गई थी? पील आयोग की। उस गठन का रिपोर्ट क्या क्या था, जो भी आपको हमने सुनाया। ठीक है, अब 1857 की जब क्रांति हुई तो क्रांति के बाद जब बहुत सारे बदलाव हुए तो बहुत सारे समाज सुधारक भी आए। ठीक है, कुछ समाज सुधारक पहले आए थे, कुछ बाद में आए। जैसे जैसे समाज सुधारक आए थोड़े बहुत उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो समाज सुधारक हमारे पीछे छूट जाएंगे, फिर हमारा टॉपिक क्या रहेगा? गायब हो जाएगा। तो क्या देखते हैं हम लोग? समाज सुधारक। कल हेडिंग दीजिएगा, समाज सुधारक। सबसे पहले नाम लिखिएगा ब्रह्म समाज। क्या लिखेंगे? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था राजा राम मोहन राय। आप सबको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, बता भी चुका हूं ना। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर ने। किसने दिया था? अकबर। कौन? ओरिजिनल वाह, अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कैसे हुई थी? माता पे वो बक्सा पलट दिया था, ब्रिटेन जा रहे थे ना, बीमारी से। कौन सी बीमारी? मेनिंजाइटिस। कौन सी बीमारी? मेनिंजाइटिस। ये पूछा गया बउआ, मेन सूंस में लिखना होगा तो मैं मत लिख देना बक्सा पलटने से। वो तो हम आपको एक दिमाग में याद रहे कि मेनिंजाइटिस कहाँ की बीमारी होती है? माथा की बीमारी होती है। तो माथा पे बक्सा फेंक दिया था तो माथा के मेनिंजाइटिस हो गया था। वहां मत लिख देना कि राजा अकबर द्वितीय इनको राजा की उपाधि दिया था और ब्रिटेन जा रहे थे। तो हम आपको देखो कहानी याद रहे इसलिए समझाए थे कि ब्रिटेन जा रहे थे तो जहाज पे कोई माथा पे बक्सा गिरा दिया तो मेनिंजाइटिस बीमारी हो गया। तो मैं सोच ही लिया था ऐसे हुआ था। ऐसे नहीं हुआ था, वही बता दिए। ये सब पीसीएस बनेगी वाले थे कि बक्सा गिरने तो बोले सोच रहा है कौन एसडीएम बनेगी रे। ठीक है, तो वो जा रहे थे देखो लंदन। देखो कहानी कुछ यही था, कहानी यही था, इसे याद रहे। कहानी ऐसी था कि अकबर द्वितीय ने उनको राजा की उपाधि दिया था और कहा लंदन जाइए, हमारी पेंशन बढ़वाइए, इस पेंशन से काम नहीं चलेगा। वो जा रहे थे तो उनको मेनिंजाइटिस बीमारी हो गया था और लंदन में क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। तो आपको कहानी याद रहे, माता पे बक्सा गिरा दिया था तो मेनिंजाइटिस हो गई थी। कहां मर गए थे? लंदन में। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ये जो थे राजा राम मोहन राय जो थे वो
पश्चिमी कल्चर, पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा दे रहे थे, पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा दे रहे थे। ये शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे। शिक्षा में भी कौन सा शिक्षा? को एजुकेशन। कौन सा होगा? को एजुकेशन समझते हैं, जहां पे लड़का लड़की साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं, जैसे भी आप लोग बैठे हैं, ठीक है। तो कंबाइन बैठ के पढ़े से क्या बोलते हैं? को एजुकेशन। जैसे बहुत से सुनते हैं बॉयज स्कूल होता है ना, गर्ल्स स्कूल होता है। ज्यादातर बोर्डिंग स्कूल होते हैं वैसे ही होते हैं, बॉयज का बॉयज होता है, गर्ल्स का गर्ल्स। तो उसको को एजुकेशन नहीं बोलते हैं। जहां पे साथ मिलके पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? को एजुकेशन बोलते हैं। इन्होंने किस पे जोर दिया था? को एजुकेशन पे। इन्होंने समाज सुधारण के लिए बहुत सारे काम किए थे। इन्होंने कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। क्या किया था? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। हिंदू विश्व, कैसे लिखा गया हो? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। इन्हें समाज सुधारक के क्षेत्र में भारत का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहता है? भारत का अग्रदूत कहता है, या आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, या आधुनिक भारत का नक्षत्र कहा जाता है, या आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत का मतलब आगे आना, किसी काम में आगे आना, तो क्या बोलते हैं? अग्र मतलब आगे, दूत का मतलब फरिश्ता। दूत का मतलब कहते हैं ना, हम उसके दूत हैं, राजा के दूत पहले लोग, यानी उसका प्रतिनिधि। तो ये समाज सुधारक में सबसे आगे आए थे। इन्होंने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद से इन्होंने क्या खत्म किया था? सती प्रथा। सती प्रथा खत्म करने के पीछे रीजन तब हुआ जब ये बचपन में जन्म लिए थे, इनके माँ पिताजी गुजर गए थे। जब ये 10 साल के थे तब इनके भाई की देहांत हो गया था। जब भाई का देहांत हो गया था, भाई का देहांत से ज्यादा उतना दुख इनको नहीं हुआ था जितना दुख इनके सामने इनके भाभी को पकड़ के बांध के चिता पे जिंदा जला दिया। ये रोते रह गए, चिल्लाते रह गए। इनको अलग कमरा में बंद कर दिया, बांध दिया इनको अलग, और भाभी को पकड़ के बांध करके चिता में जला दिया। उस समय इनको बहुत दुख लगा कि बचपन में माँ बाप चला गया और 10 साल की उम्र में भाई भाभी चले गए। भाई चले गए, भाभी को समाज ने छीन लिया। तो इन्होंने उस समय कसम खा लिया कि जब तक हम इसको खत्म नहीं कर देंगे सती प्रथा को, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और इन्होंने प्रण कर लिया और प्रण के मुताबिक काम करते गए, मेहनत करते गए। इन्होंने बहुत पढ़ा, इन्होंने कई भाषाओं में शिक्षा लिया। राजा राम मोहन राय जनरली बंगाल से आते थे, तो बंगाली तो आता ही था। बंगाली के साथ साथ उर्दू पढ़े, फारसी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, बंगला पढ़े, बहुत भाषाओं का ज्ञान लिया। और ज्ञान लेकर के इन्होंने शिक्षा के बढ़ावा दिया। कहा कि अगर समाज को विकसित करना है, समाज को आगे लेके जाना है, तो समाज को शिक्षित करना होगा। अगर समाज शिक्षित नहीं होगा तो समाज क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। इन्होंने इसके लिए हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। और फिर जब खत्म करने की, सती प्रथा खत्म करना चाहा, तो इनके साथ कौन आए? विलियम बेंटिंक। देखो, क्या ये सही था? होगा सती प्रथा सही चीज था? नहीं। हालांकि खत्म किया विलियम बेंटिंक, तो इन्होंने कहा कि छोटा अंग्रेज जो है हमारा कल्चर बर्बाद कर रहा है। कल्चर बर्बाद हो रहा था जी, ये तो अच्छा काम था। विधवा पुनर्विवाह खत्म किया था अंग्रेज, या सही क्या गलत किया था? सही किया था। मतलब विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए ना जी। बाल विवाह पे रोक लगाया था, तो सही था गलत था? सही था। नर बलि पर रोक, सही था। अंग्रेज पढ़े लिखे लोग थे, तो वो जो कुछ, देखो ये बात अलग था, वो लूटने के पर्पज से आए थे, लेकिन लूटने के साथ साथ समाज में जो कुरीतियां था उनको खत्म करने का प्रयास किया। अब अंग्रेज जो है, कोई भी हो, किसी के सामने अगर किसी का पति मर जाए, मान लो अगर कोई बूढ़ी उड़ी है, एक पल के लिए आदमी इमेजिन करके हटा देगा। अब मान लो उसके 1-2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब 1-2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब जवान लोग हैं, 30-32 साल की महिला है, 35 साल का पति है, अब मर गया, उसकी बीवी को सामने छोटे बच्चों के सामने पकड़ के जला देगा,
कैसा फील होगा? बच्चा कहाँ जाएगा? तो कोई भी आदमी होगा उसको कैसा फील होगा? आत्मा पिघल ही जाएगा। लेकिन पता नहीं है जलाने वाले समाज कैसा थे। अभी आगे चल के जब पढ़ाऊंगा, अभी तो हम लोग एंट्री किए हैं भारत के बारे में, आगे से बताऊंगा केरल में महिलाओं को स्तन ढकने पर टैक्स लगता था। जो नीच जाति की महिला थी वो अपना स्तन नहीं ढक सकती थी। अगर वो कपड़ा पहनेगी तो यहीं तक पहनेगी, अगर स्तन उसका ढक गया तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। और ये लोग कौन करते थे? कोई विदेशी नहीं करता था, हमारे उच्च जात वाले करते थे। आज अगर किसी ब्राह्मण को अगर 2-4 गोली मार दो तो बवाल टीवी पे इतना हो जाएगा कि उच्च जाति के साथ बिहेव ऐसा किया गया, संरक्षण उच्च जाति को नहीं मिला। लेकिन नीच जाति के साथ आपने क्या किया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई डिबेट नहीं होता टीवी पे। एक नालिनी नाम की महिला थी, वो बहुत अपना सुखी संपन्न जिंदगी जी रही थी। उन लोग का उच्च जाति का कहना था कि जब हम उच्च जाति आपके रास्ते से गुजरे तो जो भी नीच जाति की महिला है अपना स्तन को हटा दे, यानी स्तन ढकना नहीं ढके, सामने नहीं ढकना चाहिए, अगर ढके तो टैक्स देना पड़ेगा। नालिनी नाम की महिला थी, बहुत संपन्न जिंदगी जी रही थी। उसने अब जब टैक्स मांगने आया तो उसने अपना दोनों ब्रेस्ट काट के दे दिया, कहा लो ना स्तन रहेगा ना ढकेंगे। अब किसी का स्तन काट लोगे जिंदा बचेगी? नहीं बचेगी। तो बेचारी मर गई। इससे कारण उसका पति पहला बार किसी पुरुष का आया था आत्म वो करने के लिए, सती होने का, उसका पति भी उसी चिता में कूदकर जल के मर गया। तो इससे कारण बहुत बड़ा विवाद हुआ, बहुत सी चीजें तब हुआ। अभी आपको वाइमकोट सत्याग्रह बताएंगे, ये भी केरल का ही मामला था। मंदिर के बगल से कोई नीच जाति का नहीं गुजर सकता है। अभी तो इतिहास आधुनिक पढ़ना शुरू कियो, अभी जब पढ़ोगे, जो रिटेन में नहीं था, प्राचीन में तो नहीं था, जो रिटेन में जब पढ़ोगे तो आपकी आत्मा कांप जाएगी। लेकिन उस समय के लोग, आज भी होता है छुआछूत, भले संविधान कितना कानून बना ले, आप नहीं मानोगे, आपके जो दादा वादा लोग मानेंगे। अगर आप ऊंची जाति से आते हो, आपके घर पे कोई अगर नीच जाति काम करने के लिए आता है तो उसको पानी पीने के लिए आपको अलग दोगे। प्लास्टिक तो खैर हाथ में कोई नहीं देता है, प्लास्टिक के गिलास रखता है, उसके लिए रखता है ना बउआ, चाय पीने के लिए उसके बाद अलग से कप रखोगे। जो कप घर से वो हो गया है, टूट गया, फूट गया, हल्का सा दरार पड़ गया, उसको चाट सूट के उसको रख दोगे, एक में चाय देंगे, उसको अलग से निकाल देते हैं। ठीक है। अरे अब ऐसा थोड़ी है कि आप ब्राह्मण है तो आप एप्लीकेशन देके आए थे, वो गुनाह किया हुआ करके जाति में, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये चीजें जब तक लोगों की मानसिकता तभी दूर होगी जब आप शिक्षा लोगे, शिक्षा ग्रहण करोगे। ठीक है। तो लॉर्ड विलियम वेटिंग की मदद से इन्होंने क्या किया? सती प्रथा का क्या कर दिया? अंत कर दिया। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई उच्च नीच जाति होता है? यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। लेकिन जहां होता है वहां होता है, यहाँ पे। तो ये इसी कारण से आगे चल के क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। इन्होंने कई भाषाओं को ज्ञाता थे, शिक्षा लिए थे। इन्होंने 2 पत्रिका बहुत प्रसिद्ध चलाए थे। एक का नाम था मिरातुल अखबार और दूसरा का नाम था संवाद कौमुदी। इन्होंने कई भाषाओं में क्या लिया? शिक्षा लिया। शिक्षा लेने के बाद इन्होंने 2 प्रसिद्ध पत्रिका चलाया। एक का नाम था मिरातुल अखबार। अखबार देखो वो याद कैसे रखना, अखबार कौन सा टर्म है? उर्दू टर्म है ना। तो किस भाषा में लिखा गया था? फारसी में लिखा गया। किस में लिखा गया था? फारसी में लिखा गया था। मिरातुल अखबार। ठीक है। और दूसरा आपका, ठीक है, कौन था? संवाद कौमुदी। 21 भाषा में लिखा गया था, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। नाम ही है संवाद कौमुदी। नाम से लग रहा ना हिंदी नहीं हो सकता है ना। संवाद कौमुदी 21 भाषा में था, बांग्ला भाषा में था। हजारों बार सवाल पूछा गया है। मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी ये कैसा था बुआ? साप्ताहिक पत्रिका था। क्या था? साप्ताहिक पत्रिका। लास्ट टाइम 65वीं बीपीएससी बिहार पीछे से पूछा था कि संवाद कौमुदी किस तरह का पत्रिका था? डेली न्यूज़पेपर, किताब या साप्ताहिक पत्रिका? कैसा था? साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है। इनके जो प्रमुख शिष्य थे, एक का नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर और दूसरा का नाम था केशव चंद्र सेन। क्या नाम था? केशव चंद्र सेन और दूसरा देवेंद्रनाथ ठाकुर। जब इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद इनका जो
दो फिर शिष्य थे, उन शिष्य का नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर और दूसरा का नाम था केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर अलग से बुआ, ठाकुर कर लो ना, बता रहे हैं ना आपको। अब वो लिखा टाइपराइटर और हम लिखे, अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब दोनों में फर्क नहीं होगा। ऋषि जी को तो पैसा दिए सर। आइए केशव चंद्र सेन, इन दोनों का विचारधारा अलग अलग होने लगा, दोनों में विवाद हो गया। केशव चंद्र सेन जो था उसने आगे जाकर के अपना वेद समाज की स्थापना कर लिया। क्या कर लिया? वेद समाज की स्थापना कर लिया। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि हम वेद समाज की स्थापना नहीं करेंगे, हम वही रखेंगे ब्रह्म समाज, पुराना रीति रिवाज। तो केशव चंद्र ने कहा कि तुम कैसे रख सकते हो पुराना वाला, ये जो वेद समाज है ये पुराना वाला का ही नया अपडेट वर्जन है, तुम कैसे करोगे हमारा नया है, हम बोल सकते हैं कि हमारा पुराना वाला है। तो इन्होंने, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, उन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया। किसका क्या हुआ? यहां लिख रहे हैं आदि, बोलो, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे इन लोगों के बात को, क्योंकि जो मेन आदमी थे नहीं रहा, तो धीरे धीरे क्या हो गया? ठप हो गया, और आगे जाके ब्रह्म समाज फिर धीरे धीरे स्वतः क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ब्रह्म समाज से सवाल अभी हाल ही में ग्रुप डी में पूछा गया था। अगर किसी ने ग्रुप डी का मेरा एनालिसिस देखा यूट्यूब पर, तो आप देखना उसमें ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे पूछा गया है। कौन थे? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। यहां तक कोई दिक्कत? नोट करना कि तो नोट कर लो, फोटो खींचना फोटो खींच लो जल्दी से। हम आगे चलते हैं आर्य समाज पे। कहां चलते हैं बुआ? आर्य समाज पे चले। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है ना? हो गया? क्या कर रहा है रे? ए गधा, आइए अगला कौन आएगा हमारा? आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज था बिल्कुल ब्रह्म समाज की उल्टा था, ठीक है। ब्रह्म समाज ने क्या कहा था? पश्चिमी सभ्यता को नारा दिया था। आर्य समाज ने पश्चिमी सभ्यता को नहीं, इन आर्य समाज वालों का ना था वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो। एक सवाल पूछा गया था आर्य समाज, पूछा गया था कि आर्य समाज का नारा क्या था? वेदों की ओर लौट चलो गलत है, यह स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था। स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा जरूरी नहीं है कि संस्था का नारा हो। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है। भारत जैसे हम हैं और हमारी संस्था है, तो जरूरी नहीं है कि जो हमारी विचारधारा है वो संस्था का भी विचारधारा हो सकता है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, संस्था की अलग हो सकती है। देखो इधर देखो ना, पहले बार में ढूंढना कहां लिखल है, इसीलिए अगला नोट्स लास्ट में देंगे, खत्म होने लगेगा तब देंगे। शायद आप लोगों को नोट्स लास्ट वाला मिला जी, इसमें पूरा खत्म हो गया। अब इधर आपको गांधी जी का नोट्स मिलेगा, देखो इधर आर्य समाज, समझो बाबा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, इनका नारा क्या था? वेदों की ओर, वेदों की ओर लौट चलो। अरे वेदों की ओर लौटो बात की है, वेदों की ओर लौटो, यानी वेद कुरान वेद ज्यादा पढ़िए। जबकि ब्रह्म समाज ने क्या कहा था? पश्चिमी सभ्यता यानी अंग्रेजी पढ़ने पे ज्यादा जोर दिया था। आर्य समाज का इसका नारा क्या था? भारत भारत भारतीयों के लिए है। बोलो, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी?
1875। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? क्या था बोला? मूल शंकर। नाम क्या था इनका बचपन का नाम? ओरिजिनल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या कर रहे हो हाथों से? क्या लिखा उसमें? उधर मत देखो। इनका बचपन नाम क्या था? मूल शंकर। इन्होंने 1874 में एक किताब, उसमें नहीं लिखा हुआ, लिख लो, 1874 में एक किताब लिखा था जिनका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब तब होगा, उसमें नहीं लिखा हुआ, ऐड कर लो। इनका एक किताब था, क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। 1874 में लिखे थे। इन्होंने, इनका कहना था कि वेद पढ़िए, जैसे जैसे वेद में कहा गया है उस चीज को फॉलो करो। आप दयानंद सरस्वती का अगर उनका जो प्रवचन दिए अगर उसको ध्यान से देखिएगा तो आप देखेंगे कि उन्होंने वेद के ऊपर ज्यादा जोर दिया। कहा कि जो संस्कृति है आपका, वो संस्कृति तभी चलेगी जब आपका वेद रहेगा, आपकी पुरानी सभ्यताएं रहेगी। इनके एक प्रमुख शिष्य थे जिनका नाम था हंसराज। क्या नाम था? वो हंसराज नहीं, एक वो हंसराज मिलेगा जलियांवाला कांड के समय, वो दूसरा हंसराज था, ये दूसरा हंसराज है। एक इनका शिष्य था हंसराज। हंसराज ने क्या देखा कि देखो, अगर हम लोगों को कहेंगे कि वेदों की ओर लौट चलो, जिससे अगर अभी आपको कहा जाए कि गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, तो आप लोग पढ़ना शुरू करोगे तो घर 10 को बात सुना देगा कि रामायण महाभारत गीता जो है ना बुढ़ौती में पढ़ना, अभी क्या पढ़ो? किताब पढ़ो। समझ रहे हो? तो इसका मतलब हाँ, वो पढ़ने के लिए नहीं देंगे। इनका कहना था कि अगर हम लोगों के बोले, जैसे मान लो आप लोग को बोले कि आप वेद पढ़ा करो, आप लोग में से 2-4-10% लोग फॉलो करेंगे, 90% फॉलो नहीं करें। लेकिन वही आप लोग को बोला जाए कि अगर चलो दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन कराते, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा से एडमिशन, सब चलेगा, 90 सब चलेगा, 100% चल जाएगा। चलिए भाई, दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हो रहा है, वो भी बढ़िया टॉप कैटेगरी में, तो कहीं नहीं एडमिशन लेगा। समझ रहे हैं? तो इन्होंने, हंसराज ने देखा कि काम करते हैं, अगर हम वेद वाला करेंगे तो नहीं आएगा, ऐसा क्यों ना करे कि वेद भी रखें और पश्चिमी सभ्यता का भी रखें। तो इन्होंने, हंसराज ने कहा, इनका प्रिय शिष्य थे, तो कहा दयानंद के नाम पे, दयानंद के नाम पे इन्होंने कहा एंग्लो। एंग्लो का मतलब क्या होता है? विदेशी। एंग्लो का मतलब विदेशी। इन्होंने एंग्लो वैदिक, वैदिक का मतलब जिसमें वेद के बारे में पढ़ाया जाता है। आप में से कोई है डीएवी से पढ़े? नहीं देखा है डीएवी। तो इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया, जिसे क्या कहलाया? डीएवी। और इनका समाज था, जहां भी डीएवी होगा उस शहर में आर्य समाज जरूर होगा। ये आर्य समाज वाले डीएवी को देख रेख करते हैं। अब आज भारत के लगभग हर जिला में, हर जगह डीएवी पहुंच गया है। डीएवी स्कूल, हाँ बउआ, गाजियाबाद में बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत बेहतरीन शिक्षा दिया जाता है। उसमें अंग्रेजी भी अच्छी पढ़ाई जाती है, उसमें वेद की भी शिक्षा दी जाती है। तो इससे क्या हुआ? दोनों फायदा हुआ, वेद भी सीखने लगे, डीएवी के बच्चे अच्छे अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, और सीबीएसई वाले वहां मास्टर होते हैं, वेद वाले भी दोनों के मास्टर होते हैं। ठीक है। इन्होंने किसकी स्थापना किया? डीएवी। डीएवी की स्थापना किसने किया था? हंसराज ने। किसके नाम पे? दयानंद के नाम पे। ठीक है। तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, कोई दिक्कत यहां तक? तो इन्होंने किस सभ्यता पे जोर दिया था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, नर विवाह, ठीक है, इन चीजों का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय क्या सिर्फ विरोध किया था? उसने सती प्रथा को खत्म करा दिया था। इसने क्या किया था? विरोध किया था, लेकिन ये खत्म करा नहीं पाया। अब जैसे हम बोलेंगे कि हम दहेज प्रथा का विरोध करते हैं, तो विरोध करने से क्या होगा? अब 2-4 लोग को दहेज प्रथा रोकवा के देखो। अब दहेज प्रथा रोकवाना सबसे आसान है बुआ। दहेज प्रथा सरकार अनाउंसमेंट कर दे कि दहेज के सामान गांव वालों लूट लो,
तुरंत से दहेज रुक जाएगा। गांव वालों को वैसे तो दुल्हा दुल्हन की लूट के लिए भाग जाएगा। प्रोग्राम 2-4 को ऐसा रहता है, ठीक है, दूल्हा को 2-4 लात मार देगा, ले चल रहे, ठीक है। तो ये इन्होंने किस चीज का विरोध किया था? बाल विवाह का, नरबलि का, सती प्रथा का, है ना, इन सब चीजों का विरोध किया था। लेकिन विरोध करने से कुछ नहीं होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, रामकृष्ण मिशन, मिशन पे चले, बिठा दूं, आइए। अगला है समाज सुधारक में रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी बउआ? कब हुई थी? डेट दिया उसमें, कब? 1895 में, 1895 में। नहीं दिया, देख लो इधर, आइए समझो इधर। इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। यानी ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद, ठीक है। ये बाबा टाइप के लोग थे, गेरुआ वस्त्र पहनते थे, ठीक है। वे जैसे धोती, गेरुआ वस्त्र कैसे पहनते, धोती कैसे लोग लपेट लेते हैं वो लोग, ठीक है। स्वामी रामदेव को देखे हैं, तो सिलाया हुआ कपड़ा लोग नहीं पहनते हैं, धोती टाइप का लपेट लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, हो गया उनका कपड़ा। तो स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने किस चीज पे जोर दिया? इन्होंने कहा, इन्होंने वेलूर मठ की स्थापना किया और वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया, ठीक है। जो वेलूर मठ की स्थापना किया, आगे चल के क्या बन गया? इन्होंने वेलूर मठ की स्थापना किया, जो आगे जाकर के रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का क्या बन गया? अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के नाम पे क्या बनाया था? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। इन्होंने वेलूर मठ की स्थापना किया था। इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में, अब हुआ न्यूयॉर्क में, वेदांत सोसाइटी का स्थापना किया था। किसका किया था? वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था। इन्होंने 1893 में, 11 सितंबर 1893 में, 11 सितंबर 1893 में ये कहां भाषण दिए थे? अमेरिका के शिकागो शहर में, शिकागो शहर में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। उस समय भारत आजाद था, तो भारत की कोई वैल्यू नहीं था। तो ये भी गए थे, गेरुआ वस्त्र पहनने के लिए गए थे, और तो इनको लोगों ने कोई वैल्यू नहीं दिया। बोले ये क्या धोती वाला कुछ बोलेगा, किसी को कोई जवाब नहीं दिए। जब वहां पे खड़ा हुए भाषण के लिए और शुरुआत किए, भाइयों बहनों, वो भी हिंदी में नहीं, फराटेदार अंग्रेजी। जब इन्होंने भाषण दिया तो पूरी अमेरिका की शिकागो में सन्नाटा छा गया, और जितने टाइम पीरियड था भाषण देने का, उससे 8 गुना ज्यादा समय में भाषण दिया। किस में? 8 गुना ज्यादा टाइम लिया। लोग को पता नहीं चला कितने का भाषण उस टाइम में खत्म निकल गया, ठीक है। और इनका भाषण जब दिया तो पूरे शिकागो सम्मेलन तालियों से गड़गड़ा गया, और उस समय इनका नाम बहुत फैल गया। ये कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? तूफानी हिंदू या फिर हिंदू नेपोलियन। ये इन्हें तूफानी हिंदू या फिर हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। याद रखना बउआ, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? विवेकानंद को, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कहने का मतलब हुआ
कि आप स्वेच्छा पढ़ लिख करके बढ़िया आदमी बनिए तब बोलिए। ऐसे ने सोच रहा दारू पी ले है, दारू पी किसी को गरिया रहा है और कह रहा हम हिंदू है, समझ रहे हैं? तो ऐसे में नाली में कहीं पड़ल है, ठीक है, बोल रहा हम हिंदू हैं, उसे सोच रहा बदनाम करेगा उस धर्म को, समझ रहे हैं? तो इसका कहने का मतलब था कि गर्व से क्या कहिए, हम हिंदू हैं। इनसे लोग इतना प्रभावित हुए थे यंग एज में, इनसे एक अमेरिका गए थे, एक महिला ने कहा कि मुझे आपसे शादी करना है। बोले ससुरी काहे शादी करना है हमसे? तो बोले आपसे शादी इसलिए करेंगे कि मुझे आपके जैसा बच्चा चाहिए, टैलेंटेड, होनहार, जीनियस, देखने में भी लगते थे हम हैंडसम, ठीक है। बोले देखो, उनको बोले देखिए बहन जी, बोले बहन जी मत बोलो, ठीक है, बोले देखिए जो भी आप हैं श्रीमती, अगर हम आपसे बियाह कर लेते हैं तो कोई गारंटी नहीं हो कि आने वाला पुत्र बेटा ही हो। अगर बेटा भी होता है तो ये भी गारंटी नहीं है कि हमारे जैसा बनेगा। एक काम करिए, आपको हमारे जैसा बेटा चाहिए तो हम आपको माँ बोलते हैं, आप हमें बेटा बोल लीजिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, खत्म, ठीक है। इनसे लोग काफी प्रभावित थे। आप इनका कभी भी, आप इनका विवेकानंद का जो प्रवचन था वो आप ध्यान से अगर पढ़ोगे, इनका कहना था, इनका आप ध्यान से पढ़ोगे ना, सारा प्रवचन जीवन के लाइफ में उतारने वाला था। जैसे इनका कहना था कि अगर रास्ते में संघर्ष नहीं है तो आपको मंजिल नहीं मिल सकती है। रास्ता जितना संघर्षपूर्ण होगा मंजिल उतने ही अच्छी मिलेगी। ये बात तो सही बोला था, जीवन जितना संघर्षपूर्ण होगा मंजिल उतनी ही अच्छी मिलेगी। ये बात गलत था? नहीं था। विवेकानंद की बातों को अच्छा से दिया था उन्होंने, अच्छे से उन्होंने कहा, समय के बारे में भी बहुत कुछ कहा था, ठीक है। इसलिए बउआ आप लोग भी याद रखिएगा, समय बहुत ईगो वाला चीज होता है। ईगो समझते हैं ना, अपने आप को एकदम वो लेना हट पे। समय कहता है कि तुम आज हमको बर्बाद कर रहे हो, कल हम तुमको बर्बाद करेंगे। आज जितने समय बर्बाद किया है वो भी समय के साथ बर्बाद हो गया। समय का कोई कुछ उखाड़ पाया है? नहीं, लेकिन समय ने बहुत कुछ का बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है। इसलिए आप लोग पढ़िए लिखिए, अच्छे से मेहनत करिए। हम आपसे ही कहूंगा, आज यहाँ हो तो यहाँ कहूंगा, कल को टीवी पे मिलूंगा तो टीवी पे कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर। आइए अगला हुआ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के बाद अगला आपका आएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या आएगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी। फटाफट देख लेते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। यंग बंग आंदोलन देख लेते हैं फटाफट, फिर हम लोग मुस्लिम बाद में देखेंगे। आइए थियोसॉफिकल सोसाइटी। 4 घंटा पढ़ते पढ़ते बोर रहता हूँ जी, हम भी थक जाते हैं। कुछ आप बैठ के पढ़ते हैं इतना थक जाते हैं। कभी हमारे जैसे बच्चों पे ध्यान सोच के देखो क्या होता होगा। आइए बुढ़ापा में, जब हम लक्ष्मी नगर में पढ़ाते थे ना, तो 8-8 घंटा क्लास लिए थे एग्जाम टाइम में, बैक टू बैक। क्या बैठे लड़का लोग तबाह हो जाता, सर छोड़ दीजिए ना, अब हो गया सर छोड़ दीजिए। कहते ना एकदम मास्टर हम नहीं होते थे कुछ, अलग है सर अब नहीं पढ़ेंगे, कुछ कर लीजिए, पढ़ भी नहीं करेंगे, देख भी नहीं करेंगे, आप कुछ बोलते रहिए, सुन भी नहीं करेंगे, तब छुट्टी का नाम जवाब दे रहे। गुण गाता है आज वो लोग, जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ है। आइए अगला कौन है बबुआ? थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना जो हुआ था मूलतः कनाडा में। देख लो बबुआ, इसका स्थापना कहां हुआ था? कनाडा में। इनके संस्थापक कौन थे? 2 लोग थे बबुआ, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट, ठीक है। 2 लोग थे, मैडम ब्लावात्स्की कुछ ऐसे नाम था, और दूसरा कौन थे? कर्नल अलकाट। पता नहीं कैसा नाम होता है इन लोग का, ठीक है।
आलू काट। हाँ ये आधा ल होगा, अलकाट। मैडम ब्लाकास्की, सोचरा बोलना भी नहीं आ रहा, ब्लाकास्की, टास्की, टास्की देखो हमें पता है एग्जाम में टिक मारना है, तो टिक तो मार ही दोगे। टास्की देख लेना, ऐसा जो टेढ़ा नाम रहेगा वही मारना टिक। मैडम ब्लावा टास्की, ठीक है। इसके स्थापना कहाँ हुआ था? कनाडा में। कनाडा में इनका कहना था कि जो भी सारे देश है, सारे देश के जो अच्छे अच्छे सभ्यता है, उस अच्छे से सभ्यता को फॉलो होना चाहिए, उस देश की शिक्षा, संस्कृति, कल्चर को बनाए रखना चाहिए। इन्होंने संस्कृति और कल्चर पे बहुत जोर दिया। इनका कहना था कि हर देश की अपनी अपनी संस्कृति, कल्चर है, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। हर देश की अच्छे अच्छे चीजों को लेकर के बढ़ावा दिया, जोर दिया, शिक्षा पे जोर दिया। इसका पूरा विश्व में ब्रांच खोला गया। इन्हीं में से एक महिला थी जो आयरलैंड की रहने वाली थी। एक आयरलैंड की महिला थी, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी, इनको भारत भेजा गया। अब भारत के मद्रास, कहां हुआ? मद्रास में एक जगह है, क्या? भारत के मद्रास में भी कहा? अडियार, कहां हुआ? अडियार में क्या खोला गया? ब्रांच खोला गया, मद्रास के अडियार में। एनी बेसेंट ने देखा कि भारत में बहुत जुल्म हो रहा है, ये अंग्रेज चुट्टा लोग यहाँ आकर के व्यापार तो कर ही रहा है, व्यापार के साथ साथ यहाँ की कल्चर, संस्कृति को नष्ट कर रहा है। उन्होंने देखा कि यहाँ की संस्कृति बहुत बढ़िया है, इस अच्छे संस्कृति को नष्ट करा, इसे बचाना बहुत ही जरूरी है। इन्होंने कहा कि अंग्रेज तुम्हें व्यापार करना है तो व्यापार करो, लेकिन यहाँ की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करो। उन्होंने उदाहरण दिया कि आयरलैंड भी अंग्रेज के कब्जा में है, लेकिन जो वहाँ के अंग्रेज है वो सिर्फ व्यापार करते हैं, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो इन्होंने कहा कि भारत में भी आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करे, यानी कि यहाँ पे होम रूल, होम का मतलब घरेलू, रूल यानी होम रूल की शुरुआत किया। कौन सा आंदोलन चलाया? होम रूल आंदोलन चलाया कि अंग्रेज जो है व्यापार करिए, यहाँ की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करिए। हालांकि होम रूल आंदोलन दो लोग चलाया था, एक एनी बेसेंट और दूसरा का नाम कौन बताएगा? दूसरा नाम कौन बताएगा? बाल गंगाधर तिलक। दोनों का सफल नहीं हुआ था। अंग्रेज इस बात से मानने को इनकार कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम आंतरिक मामलों में भी दखल अंदाजी करेंगे, यानी सरकार चलाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक लास्ट है, देख लो कौन था? यंग बंग। देखो यहां रे बउआ, बंग बंग दोनों याद रखना। बंग बंग कब लागू हुआ था? जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तब कौन सा आंदोलन चला गया था? बंग भंग। कौन था? ज्यादा हाथ ना उठाओ, ठीक है, कैमरा लगा हुआ है पीछे, ठीक है। कौन था? हाँ, तो याद रखना है बंग भंग। बंग का मतलब बंगाल, अब भंग का मतलब भंग करो। आई था यंग बंग, ये युवाओं के लिए चलाया गया था। ये अंग्रेज चलाए थे, जिसका नाम था हेलियम विलियम डेरिजियो। कई बार सवाल पूछा गया है, क्या नाम था इनका? अच्छा, हम उल्टा बोल देते, हेनरी विलियम, हम विलियम हेनरी बोल देते, कोई बात नहीं। हेनरी विलियम डेरिजियो, डेरिजियो, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। हेलियम विलियम, हेनरी विलियम डेरिजियो, इन्होंने किसके लिए चलाया था? युवाओं के लिए चलाया था। और युवाओं को जो जोर दिया था, ये कहाँ चलाया गया था? बंगाल में। इसीलिए नाम क्या था? बंग। यंग का मतलब जवान, बंग का मतलब बंगाल। ये किसके लिए चलाया गया था? युवा के लिए, युवा के लिए।
आपको सवाल सिर्फ यही पूछेगा कि किसने चलाया था, बस गोली मारो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन कल देखेंगे, कल का मतलब मंडे को। अगली क्लास हम लोग को होगी मंडे को, ठीक है।